नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के केवल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के प्री के पेपर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ये मेन और प्री दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे के अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नामकरण यानी कि इसमें तांबे के अधिक जो मजबूत था कांसे के औजारों का उपयोग भी हुआ था, लेखन कला का ज्ञान भी हुआ था और नगर या शहरों में रहने की सभ्यता का प्रतीक माना जाता है किसको? हड़प्पा सभ्यता को। इसका नामकरण कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का? भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, जो कि रावी नदी के तट पर था। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्थान है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद आदि, ये सारे सिंधु नदी के घाटी में थे। इसलिए इसको प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम भी दिया गया। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि से। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। हड़प्पा सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत के प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में फुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, से लेकर पूर्व के आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार पश्चिम में फुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक है। और जो ये फुतकांगेडोर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर में है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर तक लंबे क्षेत्र में हुआ है। यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और यह लगभग 1400 किलोमीटर तक की लंबाई है। इसकी लंबाई क्या है तो चौड़ाई हो गई, लंबाई 1600 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक, ऐसे जान लो। यह सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। यानी सिंधु सभ्यता जो ये हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर 1300 किलोमीटर का समुद्री तट था, ये गुजरात के क्षेत्र में था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति चार्ट में देखेंगे। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानेंगे। यह पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, मोंटगोमरी के साहिवाल, इन क्षेत्रों में पाया गया। मोंटगोमरी को साहिवाल भी कहते हैं। रावी नदी के किनारे पाया गया। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। यहाँ के वस्तुएं जो मिली हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 16 भट्टियाँ मिली हैं, खंडों में अन्नागार मिले हैं, सोने का बना हुआ हार मिला है, प्रसाधन बॉक्स मिला है,
पाउडर मिला है, काजल की डिबिया मिली है, गधे का प्रमाण मिला है, तांबे से बना पैमाना मिला है, हृदयाकार मनके आदि यानी कि हृदय के आकार का घड़ा मिला है, आदि आदि मतलब यानी कि और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान, सिंध और लड़काना में मिले हुए हैं। ये मोहनजोदड़ो के पार्ट यह सिंध घाटी नदी के किनारे मिला था और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और इसके उत्खननकर्ता मार्शल हैं। यहाँ के जो मिला है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, शिव का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र आदि, जिनको आदि शिव कहा गया है। तीसरा स्थल है हमारा चन्हुदड़ो। यह पाकिस्तान, सिंध और नवाब शाह में मिला था। ये इसका स्थान है। यह सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ से जो प्राप्त हुआ था वो था गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान। चौथा स्थल है हमारा रोपड़। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यह भारत और पंजाब में मिला था। सतलज नदी के किनारे है। ये 1950 में इसकी खोज की गई। 1950 में इसकी खोज बी लाल ने किया था, लेकिन इसके उत्खनन का कार्य 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहाँ के मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला था रोपड़ के। पांचवा स्थल है हमारा बनावली। यह भारत के हरियाणा और हिसार में इसके पार्ट मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे था बनावली। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर्य विष्ट ने किया था। यहाँ के जो प्रमाण मिले हैं तो मिला है एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ। छठा है स्थल है हमारा राखीगढ़ी। यह भारत के हरियाणा और जिंद में है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान एवं भगवान दास ने किया था। यह भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरस्थल है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी है। सातवां है हमारा स्थल कालीबंगा। यह भारत के राजस्थान और गंगानगर शहर में है। यह घग्गर नदी के किनारे था। इसकी खोज 1953 में, यानी कि कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी और कालीबंगा के उत्खनन का कार्य 1961 में बी लाल एवं बी.के. थापर ने किया था। कालीबंगा के जो वस्तुएं मिली हैं वो हैं हल से जुते हुए खेत के निशान, एक ही खेत से 2 फसल उगाने की साक्ष्य, अलंकृत ईंट के प्रमाण, मिट्टी का बना पैमाना, अग्निवेदिकाएँ आदि। नेक्स्ट है हमारा 8वां है लोथल। लोथल भारत के गुजरात और अहमदाबाद का क्षेत्र है। यह भोगवा नदी के किनारे मिला था। इस लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। लोथल के जो वस्तुएं मिली हैं वो हैं अन्नागार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीवाड़ा या जिसको डॉकयार्ड या बंदरगाह कहते हैं, हाथी दांत के निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएँ, पत्थर के निर्मित वस्तुएं, पत्थर के निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं यहाँ पे, और गोरिल्ला की मृण मूर्ति यानी कि गोरिल्ला के मिट्टी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट हमारा 9वां स्थल है धौलावीरा। यह भारत के गुजरात और कच्छ में का क्षेत्र है। यह मानहर एवं मानफर नदियों के किनारे था और इसकी खोज धौलावीरा की खोज 1967 में जे.पी. जोशी ने की थी और धौलावीरा के उत्खनन का कार्य धौलावीरा की खोज 1967 में जे.पी. जोशी ने की थी और धौलावीरा के उत्खनन का कार्य 1990 में आर्य विष्ट ने किया था। यहाँ के जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो हैं जलाशयों का प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट्ट का प्रमाण और स्टेडियम। नगर नियोजन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सामान्य जो यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो सामान्य विशेषताएं थी। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं, यानी कि विश्व का सबसे जो सुनियोजित नगर था वो था सिंधु सभ्यता का। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए हैं। सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है।
सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों के ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थान था, केवल वहीं के पक्की ईंटों का मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। बाकी हर जगह ऐसा मिलता है कि जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। मात्र कालीबंगा के अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है। यानी कि कालीबंगा जो स्थान था राजस्थान में, वहाँ के अलंकृत ईंटें मिली थी। सामान्यतः ईंटों का आकार 10 इंची 5 सेंटीमीटर से 2.5 इंची तक था, जिनमें 4:2:1 का अनुपात था। प्रमुख नगरों की विशेषताएं जान लेंगे यहाँ पर कि हड़प्पा की क्या विशेषता थी। हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। तो ऐसे पूछ लेंगे कि वह उस नगर का नाम बताओ जहाँ जो 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग था और पूर्व में निचला नगर था। तो हड़प्पा नगर के बारे में पूछ रहा है। दुर्ग क्षेत्र के बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे 1 नंबर है, मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती, कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं यहाँ के। इसी के पास से 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुराविदों ने इसे तांबे गलाने का कारखाना माना है। यहीं से पकी ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूँ, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थान है। मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। तो हड़प्पा की तरह ही मोहनजोदड़ो भी 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम का क्षेत्र जो था वो दुर्ग क्षेत्र था और पूर्व का निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र के अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई है। पहला है विशाल स्नानागार या पकी हुई ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर कृति है। यानी कि स्नानागार जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। यानी कि जो स्नानागार का तालाब था उसमें नीचे तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी, जिसमें तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। यानी कि तालाब के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नाली बनाई गई थी। इसी नाली के माध्यम से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो की दूसरा जो बिल्डिंग है वो है विशाल अन्नागार। यानी कि दूसरी जो इमारत थी, यह अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है। यानी पूछेंगे कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वहाँ का अन्नागार है। तीसरी इमारत है यहाँ पर पुरोहित आवास। विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है जो 70.1 मीटर लंबा एवं 23.7 मीटर चौड़ा है। चनहुदड़ो नेक्स्ट हमारी जो स्थान है ये है चनहुदड़ो। सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं चनहुदड़ो के। वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिलता है। गुर्जर मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्थान है हमारा लोथल। इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग एवं पूर्व में निचला नगर था। यानी कि जो स्थान अभी तक हम पढ़े हुए हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो या लोथल, सब जो है 2 खंडों में विभक्त थे और इनके पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था और पूर्व में निचला नगर था। निचला नगर यानी कि वहाँ पे गरीब लोग रहते थे। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। लेकिन लोथल में ये विशेषता थी कि ये एक ही किले की दीवार में घिरे हुए थे, एक ही सुरक्षा की दीवार थी इनकी। लोथल के गुर्जर मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहीं के एक रंगाई कुंड का प्रमाण भी मिला है लोथल के ही। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जो वहाँ के मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, गली में खुलते थे।
लेकिन लोथल जो स्थान है यहाँ पर जो मकान के दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल के निचले नगर में पूरब में एक डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। पूरब में, निचले नगर के पूरब में प्राप्त हुआ है। यह पक्की ईंटों के निर्मित है। इसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा है। नेक्स्ट स्थान है हमारा धौलावीरा। यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो सिंधु सभ्यता जो कि भारत में है, वहाँ का सबसे बड़ा स्थान जो है वो धौलावीरा है, जो सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना के भिन्न योजना में बसाया गया है। यहाँ के 16 जलाशयों के प्रमाण मिलता है। धौलावीरा के 16 जलाशय मिले हैं। यहाँ के स्टेडियम एवं सूचना पट्ट का प्रमाण मिलता है। स्टेडियम और सूचना पट्ट का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट स्थान है हमारा कालीबंगा। यह नगर 2 खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला क्षेत्र नगर। यानी कि अभी तक जो भी हम स्थानों की चर्चा कर पाए हैं, चाहे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है या कालीबंगा, सारे 2 खंडों में विभक्त हैं। और इसके पश्चिम का जो एरिया है यह दुर्ग क्षेत्र है और जो पूर्व का एरिया है वो निचला नगर है। और केवल लोथल में विशेषता थी कि वो दोनों एक ही बाउंड्री से घिरे हुए थे, बाकी इनके खाली अलग अलग बाउंड्री से घिरी हैं। यहाँ के सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। ये अलग अलग बाउंड्री थी यहाँ की, निचला नगर और दुर्ग की अलग अलग बाउंड्री थी। यहाँ के एक फर्क के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कालीबंगा के भी अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है। यहाँ के आयताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, यानी कि कालीबंगा के अग्निवेदिकाएँ भी मिली हुई हैं। नेक्स्ट स्थान है हमारा बनावली। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग नहीं है, यानी कि बनावली ऐसी जगह है जहाँ पे दुर्ग एवं निचला क्षेत्र 2 खंडों में नहीं था, पर एक ही जगह था सब। मिट्टी के बने खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुए बनावली के अग्निवेदिकाएँ भी मिली हैं। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, नोट बनाइए, रटिए उसको और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।